गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट 5 पढ़ा था, पार्ट 5 में हमने सारे टेंस के सेंटेंसेस को समझा, एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनाए जाते हैं, फॉर्मूला के ज़रिए हमने समझा। आज हम पढ़ेंगे गोइंग टू वाले सेंटेंसेस। अक्सर हम क्या करते हैं, गोइंग टू को गॉन टू में चेंज करते हैं, जो कि हमारा सेंटेंसेस क्या सारे रॉन्ग हो जाते हैं। गोइंग टू के फॉर्मूले लिख लो आप, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर गोइंग टू, ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए हम क्या करते हैं, गोइंग टू को ये गॉन्ट में चेंज करते हैं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। गोइंग टू वाले सेंटेंस कभी भी, गोइंग टू वाले जो सेंटेंसेस बनते हैं वो उसमें गोइंग टू को हमें चेंज नहीं करना है। जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो गोइंग टू का सेंटेंस किस तरह चेंज होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आपको पता है फॉर्मूला। गोइंग टू के एज इट इज़ आपको रखना है उस वर्ड, उस मतलब पैसिव के सेंटेंस में बनाते समय। उसके बाद आएगा बी के बाद उसकी थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक, इसके फिर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखिए आप, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस बी की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा, फर्स्ट में इज एम आर आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। WHS में हु वाला देख लीजिए आप, हु प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव बनेगा बाय होम इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर गोइंग टू बी प्लस उसकी थर्ड फॉर्म इंट्रोगेटिव मार्क। ये थे सारे तुम्हें गोइंग टू वाले सारे सेंटेंस के एक्टिव टू पैसिव के फॉर्मूलाज। अब इनके सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं हम। Ram is going to teach me English. Says not going to read this novel. Are you going to buy some gifts from market? Who is going to call me? Who is going to call me tomorrow?
देखिए आपके सामने मैंने 4 सेंटेंस दिए हैं एक्टिव के, इन्हें हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन्हें पैसिव में चेंज करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस कैसे चेंज होगा, मी, जैसा कि मैंने बताया जब आपके सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट साथ में आते हो तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेना है, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा मी का सब्जेक्ट होगा आई के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू बी टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, सेकेंड ऑब्जेक्ट हमेशा मैन वर्ब के जस्ट बाद, फिर राम का बाय नेम का बाय नेम, तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग टू बी टॉट इंग्लिश बाय राम। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव का है, दिस नॉवेल इज नॉट गोइंग टू बी रीड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस में सम गिफ्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा और सम गिफ्ट्स गोइंग टू बी बॉट फ्रॉम मार्केट बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। एंड द लास्ट सेंटेंस इज मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट में बाय, जैसे आपको पता है हु के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय हूँ, फिर एम आएगा, मी कहाँ पे हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा गोइंग टू, फिर बी कॉल्ड टुमारो, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। तो ये थे सारे गोइंग टू के सेंटेंस, जैसा कि हमने फॉर्मूले पहले बनाए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस लिखे। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा राम इज़ गोइंग टू बी टीच मी इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग टू बी टॉट इंग्लिश बाय राम। सेकेंड सेंटेंस है सी इज़ नॉट गोइंग टू रीड दिस नॉवल, जिसका होगा दिस नॉवल इज़ नॉट गोइंग टू बी रीड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आर यू गोइंग टू बाय सम गिफ्ट फ्रॉम मार्केट, इसका होगा आर सम गिफ्ट्स गोइंग टू बी बॉट फ्रॉम मार्केट बाय यू। जैसा कि मैंने बताया अदर वर्ड जो भी होता है उसे आपको बाय प्लस सब्जेक्ट्स के पहले लिखना है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज हु इज़ गोइंग टू कॉल मी टुमारो, इसका होगा बाय हुम एम आई गोइंग टू बी कॉल्ड टुमारो, क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टूड। ये थे गोइंग टू वाले सेंटेंसेस। एक बात ध्यान रखना, आप गोइंग टू वाले सेंटेंसेस को गॉन टू में चेंज नहीं करना है। हम बहुत से बच्चे को मैं मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं गोइंग टू को गॉन में चेंज करते हैं, वो सेंटेंस उनका रॉन्ग हो जाता है। गोइंग टू वाले सेंटेंस में गोइंग टू एज इट इज़ ही रहेगा, गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, अंडरस्टूड। ओके नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हम देखते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते क्या हैं? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस बनाते हो, जैसे आपको पता है हम एक्टिव से जब भी पैसिव में सेंटेंस बनाते हैं लास्ट में हम लिखते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट, अंडरस्टूड। लेकिन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में बाय प्लस सब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये कैसे पता चलेगा कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहले हम ये जानेंगे कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते क्या हैं। देखिए आप someone, no one, nobody, somebody, children, police, people, all are unimportant subjects, ठीक है। ये सारे तो मेरा आपके सारे ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, सम वन, नो वन, नो बडी, सम बडी, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, ठीक है। ये सारे जब भी आपके सेंटेंस में एक्टिव के सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो जब भी इनको आप बाय, जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है। यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये सारे क्या कहलाते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, अंडरस्टूड। अब देखिए सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं हम, देखिए आप
उनके पास वो सेंटेंस वगैरह। देखिए सेंटेंस, someone has stolen my purse, no one teach me English, children are playing cricket, police arrested the thieves। देखिए अब आप चारों सेंटेंस में देखिए, आपको मैंने एक्टिव के सेंटेंस दिए हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट कैसे हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जब भी इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं होता। देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे ये। फर्स्ट सेंटेंस होगा माई पर्स हैज़ बीन स्टॉलन बाय समवन, नहीं होगा, सिर्फ स्टॉलन तक ही आपको वर्ड सेंटेंस बनाना है। तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूजेस इसमें नहीं होता क्योंकि समवन क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, तो हमें कहाँ तक लिखना है, सिर्फ स्टॉलन तक ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट होगा नो वन, नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे होगा आई एम नॉट टॉट इंग्लिश। चिल्ड्रन वाला सेंटेंस में बनेगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, फुल स्टॉप। और लास्ट सेंटेंस होगा द थीव्स वर अरेस्टेड। बाय प्लस पुलिस का यूज नहीं होगा, बाय प्लस चिल्ड्रन का यूज नहीं होगा। तो ये थे हमारे सारे अनइम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमें जैसा काम करना है, मैंने बताया कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का आपको कभी बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करना है क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। जैसा कि बताया अनइम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि वे सब्जेक्ट जिनका बाय प्लस सब्जेक्ट्स में यूज में नहीं होना। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिए, समवन हैज स्टॉलन माई पर्स का बनेगा माई पर्स हैज़ बीन स्टॉलन, स्टॉलन तक ही बनेगा, बाय समवन का यूज नहीं होगा क्योंकि समवन क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स था। नाउ नेक्स्ट है नो वन टीच मी इंग्लिश का होगा आई एम नॉट टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। और लास्ट सेंटेंस है द थीव्स वर अरेस्टेड। तो ये थे हमारे सारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। हमको आज हम गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे बनता है, विलयन। किसी भी विलयन में हम क्या, विलयन कैसे बनता है, विलय प्लस विलायक, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। विलय जिसको हम घोलते हैं, जिसमें हम घोलते हैं और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, विलयन। यानी कि अगर मैं नमक को पानी में घोलूं तो नमक क्या है, विलय या सोल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट, विलायक या सॉल्वेंट। और घोलने के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है। अब इनमें कोई भी जो है सब्सटेंस, उस सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेट कैसे काउंट करते हैं, अलग अलग। अब हम अगर सॉल्यूट को हम किस में लें, ग्राम में लें या किलोग्राम में लें, और सॉल्वेंट को भी हम ग्राम किलोग्राम में लें, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, अलग होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके द्रव्यमान प्रतिशतता।
इसको बोलते हैं मास परसेंटेज, WW। इसका यूज़ जब करते हैं जब हम सोल्यूट को भी किस में लेते हैं, ग्राम में, और सॉल्वेंट को भी किस में लेते हैं, ग्राम में या किलोग्राम में। किसे कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब होता है जो विलियन है उसके 100 भाग में, यानी 100 में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, सोल्यूट कितना प्रेजेंट है विलय, विलियन में, विलियन के 100 भाग में विलय कितना प्रेजेंट है, उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता। कब काउंट करते हैं, जब हम विलय को भी किस में लेते हैं, ग्राम में, और विलय को भी किस में लेते हैं, ग्राम या किलोग्राम में। दोनों की यूनिट हम क्या लेते हैं, सेम। तब हम क्या करते हैं, विलियन की कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता W/W, यानी कि विलियन के सॉल्यूशन के 100 भाग में जितना विलय प्रेजेंट होता है, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, वह उसका क्या कहलाता है, मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशतता। कैसे निकालते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता WW, जो आपने लिया विलय, विलय यानी सोल्यूट, सोल्यूट का भार ग्राम में या किलोग्राम में, और विलियन का भार ग्राम में, इंटू 100, परसेंटेज है तो ये 100। विलय मतलब मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इंग्लिश में हो जाएगा, इंटू 100। अगर मैं 2 कंपोनेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, अगर मैं सोल्यूट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, B से, 2 कंपोनेंट है किसी भी, अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो कितने कंपोनेंट होते हैं, 2। एक होता है सॉल्वेंट, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो, बाइनरी मतलब केवल 2 कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना है, तो एक होगा सोल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो मैंने इसको A को क्या माना, सॉल्वेंट, और B को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सोल्यूट से। तो विलय का भार यानी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। अगर मैं विलय को किससे रिप्रेजेंट करूं, B से, तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इन ग्राम। तो सॉल्यूशन किससे बनता है, किससे बनता है सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस किससे बनता है, सॉल्वेंट से। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, WA प्लस WB इन ग्राम, ठीक है, इंटू 100। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम किसी का भी मास परसेंटेज अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही अगर ग्राम में हो तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता से उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन काउंट करते हैं, ठीक है। अब कितना हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक न्यूमेरिकल करके बताती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके 12th में भी जो 2nd चैप्टर है उसमें सारा इसी पे बेस्ड है कि फॉर एग्जाम्पल कि 10 ग्राम यानी 10 ग्राम जो होता है, ग्लूकोज लो, नमक लो, कुछ भी ले लो, 10 ग्राम ग्लूकोज को मैंने किस में डिज़ोल्व किया, 90 ग्राम जल में घोला। 10 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व इन 90 ग्राम वाटर, समझ में आ रहा है, यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज को मैंने किस में घोला, 90 ग्राम जल में घोला। तो बनने वाले विलियन की क्या निकालनी, मुझे द्रव्यमान प्रतिशतता कैलकुलेट करनी है। 10 ग्राम ग्लूकोज को किस में डिज़ोल्व किया मैंने, 90 ग्राम वाटर में, तो क्या बना, सॉल्यूशन। तो इसकी मुझे क्या निकालनी है, द्रव्यमान प्रतिशतता। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूट किसको घोला हमने, ग्लूकोज को,
तो ग्लूकोज क्या हो गया, सॉल्यूट, यानी कि WB अपॉन WB और WA इंटू 100। WB कितना, 10 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया तो सोल्यूट कितना हो गया, 10। सॉल्यूशन कितने में घोला, सॉल्वेंट कितना है, 90, ठीक है। और ये सॉल्यूशन किससे बना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि विलय प्लस विलायक इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि अगर मैं 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में यानी वाटर में डिज़ोल्व करती हूँ तो बनने वाले सॉल्यूशन की मास परसेंटेज कितनी होगी, 10%। इसी न्यूमेरिकल को ऐसे दे दिया डायरेक्ट कि 10 ग्राम ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करके 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। 10 ग्राम ग्लूकोज को वाटर में, वाटर की आपको जो है मास नहीं दे रखा है, डायरेक्ट क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन का दे रखा है, तो भी न्यूमेरिकल सेम होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करके कितना बनाया सॉल्यूशन, 100 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम को करके डिज़ोल्व करके डायरेक्ट सॉल्यूशन कितना बनाया, 100 ग्राम। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन में क्या हो गया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हो गए। तो 10 ग्राम ग्लूकोज को किस में डिज़ोल्व किया, वाटर में, लेकिन वाटर की मास हमको नहीं पता है, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो जाएगा आपके 10 और क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना, 10 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूट कितना, सॉल्यूशन कितना दे रखा आपको, 100 इंटू 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ग्राम से ग्राम, तो कितना बच जाएगा आपके 10%। तो भी आंसर क्या आएगा, 10%। यानी कि आपको सॉल्वेंट की वैल्यू दे रखी है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट लेना है, और डायरेक्ट अगर आपको सॉल्यूशन का दे रखा है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सोल्यूट अपॉन क्या निकालना है, जो दे रखा है सॉल्यूशन का ग्राम जो आपको दे रखा है उसको आपको लिख के 100 करके आपको क्या निकालनी है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो ये हैं आपके मास परसेंटेज जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी बनने वाला सॉल्यूशन दोनों ही किस में हो, ग्राम में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि अगर वॉल्यूम परसेंटेज दोनों ही चीज़ें किस में हो, मिलीलीटर या लीटर में, तब हम किसका यूज़ करते हैं, करते तो वही सेम होगा लेकिन हम किसका करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशतता V अपॉन V, यानी कि सोल्यूट भी किसमें, ml में, और सॉल्वेंट भी किसमें, ml में, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी किसमें होगा, ml में। किसके हो जाएगा, विलय का आयतन ml में अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100। क्लियर, ये आपके विलय का आयतन इंटू ml में। विलयन अभी अपन ने पढ़ा, विलयन को मैं, विलय को मैंने किस में माना, WB, जब W का मतलब वेट से, तो इसलिए मैंने W रिप्रेजेंट किया। अब हम इसके लिए वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, तो VB अपॉन VA प्लस VB इन ml इंटू क्या हो जाएगा, 100, यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम इन ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, दोनों ही चीज़ें किस में हो, लीटर या मिलीलीटर में हो। अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि वही सेम बिल्कुल इजी है, ये आपके जब आप 12th में आएंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल
10 ml, मैं इजी न्यूमेरिकल ले रही हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाए। 10 ml किस एथेनॉल लिया आपने, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है ना। 10 ml एथेनॉल को किस में डिजोल्व किया मैंने, 90 ml वाटर में, ठीक है ना। तो ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, दोनों किस में, मिलीलीटर में, ठीक है ना। तो बनने वाले जो विलियन है यानी सॉल्यूशन की अपने को क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी। तो दोनों ही वॉल्यूम में है यानी ml में है, तो हम क्या करेंगे, 10 सोल्यूट 10 + 90 × 100, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ही होते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसका भी आपके कितना आ जाएगा, 10%, यानी कि 10 ml एथेनॉल को डिज़ोल्व करते हैं 90 ml वाटर में, तो बनने वाले सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 10%। इसी न्यूमेरिकल को मैं अगर यूँ कर दूँ कि 10 ml एथेनॉल को वाटर में डिज़ोल्व करके कितना बनाया, 100 ml सॉल्यूशन, यानी 10 ml एथेनॉल ले लिया, उसको पानी में हमने क्या किया, डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व करने यानी घोला, घोलने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो कितना बनना चाहिए, 100, कुल टोटल कितना हो गया, 100। तो आपको सॉल्यूशन की क्या कैलकुलेट करनी है, आपको वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम वही वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम VV से रिप्रेजेंट करते हैं, 10/100 × 100, तो भी आपके आंसर कितना आएगा, 10%। यानी कि अगर दोनों ही सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही ग्राम में देते हैं, तो बनने वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम किससे कैलकुलेट करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता यानी मास परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं। और अगर दोनों ही चीज़ें किस में दे रखी हैं, लीटर या मिलीलीटर में दे रखी हैं, तो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशतता से। ये आपके जो है द्रव्यमान प्रतिशतता और वॉल्यूम परसेंटेज। अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसे भी आप तो कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे दो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने तो सिंपल सा एग्जांपल लिया। अगर 10 ग्राम ग्लूकोज या इसकी जगह आ जाए 20 ग्राम ग्लूकोज को किस में डिज़ोल्व किया हमने, 80 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है ना। यानी 20 ग्राम ग्लूकोज को हम किस में घोला, 80 ग्राम पानी में। तो बनने वाले सॉल्यूशन की हमको क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन। तो दोनों ही चीज़ें किस में दे रखी है, ग्राम में दे रखी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, WW यानी कि मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता का। और अगर इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट कर दूं कि 20 ml एथेनॉल डिज़ोल्व इन 80 ml वाटर, देन वी कैलकुलेट कंसंट्रेशन, किससे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज से। तो इसका आपके 20 कितना हो जाएगा, 20 + 80 × 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 20%। यानी कि 20 ग्राम ग्लूकोज को हम 80 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो उसकी जो मास परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 20%। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी साथ में चेंज होती है, यानी दो रिलेटेड क्वांटिटी जब साथ में चेंज होती है, तो हम उनका एक पिक्चर बना देते हैं। उस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, तो उस पिक्चर को हम बोलते हैं ग्राफ बोलते हैं, जिसको हमने लास्ट क्लास में या पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जिसके बारे में। तो ग्राफ में हमने देखा था कि जैसे कि कोई
पार्टिकल है या जैसे कोई बॉडी है उसकी पोजीशन हम बता सकते हैं, ठीक है। और उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उसकी पोजीशन किसी भी क्वांटिटी की या किसी भी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा था, जैसे एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है, 3 एक्सिस होती है। तो वैसे फिजिक्स में जो मेनली डायरेक्शन होती है वो 6 डायरेक्शन होती है कि ये कैसा है, x ये y है और ये x कैसा -x, ये कैसा y -y, और ये जो थर्ड जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, z डायरेक्शन। और z जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, बाहर की तरफ होती है, यानी x और y की कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो ये x है और ये y है, तो x और y के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये जो थर्ड डायरेक्शन होगी z, वो कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, और उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, तो ये वो जो डायरेक्शन जो एंगल होगा तीनों के बीच में, x y एंड z तीनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पर यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं वो क्या, अभी क्या पढ़ रहे हैं, 1D मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 1D मोशन पढ़ रहे, या हम कह सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमको 3 डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ x और y की ही ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे हमने देखा x में ये 1 2 3 4 और ये 5, y में भी ले लिया हमने 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये पॉइंट x में कितना है, तो x में ये पॉइंट है 3, y में ये पॉइंट कितना है, तो y में ये पॉइंट है कितना, 4 है, ठीक है। तो y इस पॉइंट से पास होती हुई लाइन y में हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, यानी x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन हमने y के पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये वाली। अब इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर एक दूसरे को काटा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई बॉडी है, तो उसकी पोजीशन के लिए हम क्या बताएंगे, तो यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा है, कोई बॉडी खड़ी है, तो उसकी पोजीशन के लिए हम क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट बताते हैं। क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट बताते हैं। वो कोऑर्डिनेट में भी हम क्या बताते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू बताते हैं। किसकी वैल्यू बताते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट में जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा एक्स होगा, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा कौन सा होगा, वाई होगा। और अगर थर्ड कोऑर्डिनेट, अगर 3D डायग्राम है तो थर्ड कोऑर्डिनेट भी होगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, जेड होगा। कौन सा होगा, जेड होगा। तो अगर यहाँ पर अगर इस आदमी की लोकेशन बतानी है तो हम कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे, तो x में कितना है ये आदमी, तो x में ये चले हम यहाँ से, और x में कितना है 3, तो x में कितना है 3 है, ठीक है। y में कितना है, तो यहाँ से ये जो पोजीशन है हमारी, कौन सी पोजीशन है, ओरिजिन है, जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। तो ये क्या है हमारा, इस आदमी की पोजीशन बताने के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी इसके रेफरेंस में ये आदमी अभी कहाँ पर है, तो x में कितना है 3 है, और y में कितना है 4 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो गए, 3 एंड 4, ठीक है। तो 3 एंड 4 अगर आपको किसी ने बता दिया कि जैसे कि आपको बोला गया कि -4 एंड 3 आपको कोऑर्डिनेट दिए, तो आप मुझे बताओ कि कोई एक आदमी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे, आपको -4 और 3 कोऑर्डिनेट दे रखे, 2 कोऑर्डिनेट दे रखे आपको -4 और 3। इसका मतलब आप बताओ उसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो उसकी पोजीशन कहाँ पर है, तो उसको बताने के लिए हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो हमारी ओरिजिन। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कहाँ पर है, तो x में कितना -4 है और y में कितना है 3 है। तो x में हमने चलना स्टार्ट किया, 1 2 3 और ये 4, तो ये सारी कैसी है, तो x की ये वाली वैल्यू कैसी है, राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड वाली कैसी है, नेगेटिव है। तो x कितना -4 है, तो -4 को पकड़ा हमने यहाँ पर, ठीक है। तो -4 यहाँ पर। अब y में कितना है, तो y में 3 है, ये यहाँ पर। तो हमने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल की, तो x एक्सिस के पैरेलल। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने किसके, y एक्सिस के पैरेलल। दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर किया, इस वाले पॉइंट पर किया। तो यहाँ पर अभी जिस क्वेश्चन में हमको गिवन था कि एक आदमी है या एक बॉडी है जिसका जो पोजीशन, ये कोऑर्डिनेट दे रखे थे हमको, वो कितने थे, -4 और 3 थे। तो -4 और 3 कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसकी पोजीशन कहाँ पर है, तो उसकी पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपको दे रखे कोऑर्डिनेट -5 और -2, कितने दे रखे, -5 और -2, मतलब क्या है, x में कितना -5 और y में कितना है -2। हमने ढूंढा इसको, तो कहाँ पर मिलेगा, ये -1 -2 -3 और ये -4,
ठीक है, 4 तक ही लेना है क्योंकि हमको कितना दे रहेगा, 2 दे रहेगा, 2 तो बीच में आ गया कहीं पर भी। अब x में कितना -5 है, तो x में -5, ये 4 हो गया और ये -5, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट है x में। अब y में कितना जाना हमको, -2 जाना, यानी यहाँ पर, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, एक पैरेलल लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ कर दी, ये वाला पॉइंट आया। तो यहाँ पर आदमी जो खड़ा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसका कोऑर्डिनेट है -5 और -2, जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट के बारे में। तो अगर हमको किसी की पोजीशन बतानी है तो हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसकी पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। तो हम अब ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ क्या है, तो जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ग्राफ एक तरह का पिक्चर है। क्या है, एक तरह का पिक्चर है। जब दो रिलेटेड क्वांटिटी चेंज होती है तो उनका एक पिक्चर हम बनाते हैं और उसी पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ में x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी, उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ। क्या है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, ठीक है। तो हम ग्राफ किससे बनाते हैं, सबसे पहले ये हमने ले लिया, हमको दो ही लेने, 2 डायरेक्शन लेनी है, 2 डायरेक्शन, एक तो ले ली x और एक ले ली हमने y। क्या ले ली, x ले ली और एक हमने ले ली y। अब हमारे पास 2 क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है हमारे पास टाइम। क्या है, टाइम। और टाइम कौन सी क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, टाइम है। दूसरी हमारे पास क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। ये 2 क्वांटिटी है और ये दोनों क्वांटिटी क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, रिलेटेड क्वांटिटी, यानी एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं करती, पर ये दोनों क्वांटिटी कैसी है, रिलेटेड क्वांटिटी है। क्योंकि अगर टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी है। यानी ये दोनों क्वांटिटी कैसी है, रिलेटेड क्वांटिटी है। क्योंकि टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में है, एट मोशन कंडीशन में है, एट मोशन की कंडीशन में। अगर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में होता है, एट रेस्ट कंडीशन में होता है, जिसको हम पिछली क्लासों में पढ़ के आए, ठीक है। तो अब टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा चेंज होती रहती है, बढ़ते रहता, टाइम कभी भी रुकता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या नहीं है, पर टाइम तो कंटिन्यूस क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया x और y। तो x में हमेशा हमको क्या लेना है, टाइम लेना है। जब हमारे पास 2 क्वांटिटी, एक टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो x में हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो इस वाली एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस नहीं बोल के टाइम एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, टाइम एक्सिस। क्योंकि हमने x में क्या लिया, तो x में हमने लिया टाइम को, लिया t को, तो हम इसको इस एक्सिस को बोलेंगे टाइम एक्सिस, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर y एक्सिस में हमने क्या ले लिया, तो y एक्सिस में हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। अब हमने बोला आपको कि ये वाली जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर टाइम की कुछ वैल्यू ले ली, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर टाइम कितना 0 मान लिया, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड, यहाँ पर 4 और ये हमने 5 सेकेंड, ठीक है। टाइम को आप घंटों में भी ले सकते हो, मिनट में भी ले सकते हो, सेकंड में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और ये हमने ले लिया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने किस में लिया है, मीटर में लिया है। टाइम को हमने किस में लिया है, सेकंड में लिया है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि हमने टाइम को किस में लिया है, सेकंड में लिया है, और डिस्प्लेसमेंट को हमने कितना लिया है, मीटर में लिया है। तो वेलोसिटी जो आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी। किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी। अब हमने देखा कि टाइम जब 1 सेकेंड है, कितना है, 1 सेकेंड है, तब ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर खड़ा था, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा था, ठीक है। जब टाइम कितना है, 1 सेकेंड है, तो इसने चलना स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। यानी जब टाइम 1 सेकेंड बीत गया, जब टाइम कितना बीत गया, 1 सेकेंड बीत गया, तब ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया उसने, तो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हमने, मान लिया, या 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर लिया। ये वाला पॉइंट मिला। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x में कितना है, तो x में कितना है 1 सेकेंड, y में कितना है 1 है, तो कोऑर्डिनेट इसके क्या हो गए 1 1, ठीक है। तो हम पोजीशन बता सकते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है अभी, तो ऑब्जेक्ट है x में कितना 1 और y में कितना है 1, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब सेकंड कंडीशन हमने देखा कि टाइम कितना है 2 है,
टाइम कितना है 2 बीत गया, तो जब टाइम 2 बीता तब भी ऑब्जेक्ट यहीं पर है, यानी कि कहाँ पर है 1 सेकंड पर ही 1 मीटर पर ही है। इसका मतलब इसने डिस्टेंस कवर नहीं किया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर ये जो टाइम तो चला इतना, यहाँ से यहाँ तक हो गया टाइम, यानी 2 सेकंड हो गया, पर ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट अभी भी कहाँ पर है 1 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक तो यानी जब टाइम 1 सेकंड हुआ तब वो कितना ट्रैवल किया, 1 मीटर ट्रैवल किया, इसके बाद वो रुक गया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड बीत गया। टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड बीत गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो हमने देखा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहाँ पर 2 मीटर पर। कहाँ पर है 2 मीटर पर। तो यहाँ पर देखा कि जब टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड हो गया तब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 2 मीटर। जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट को हमने देखा तो हमने इसका डिस्प्लेसमेंट देखा तो कितना है 3 मीटर है। जब टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड हो गया तब हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट है 5 मीटर। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 5 मीटर। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये तो हमको क्या मिले, उसकी पोजीशन के पॉइंट मिले। क्या मिले हमको, उसके पोजीशन के पॉइंट, कि जब टाइम 1 सेकेंड था तब उसकी पोजीशन कहां पर थी, यहां पर था ऑब्जेक्ट। जब टाइम 2 सेकेंड देखा तब भी वो या कहां पर था, यहीं पर था, क्योंकि ये लाइन किसको शो कर रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसको शो कर रही है, टाइम को शो कर रही है। यानी टाइम यहां से यहां तक चला, पर ऑब्जेक्ट क्या यहां से यहां तक चला, क्या नहीं चला। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, अभी भी 1 मीटर पर, यानी रेस्ट कंडीशन पर है। अब जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तब ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये जो आदमी हमारा था वो कहां पर था, तो 1 मीटर से कितना चल गया, वो 2 मीटर चल गया। ठीक है, अब इसके बाद उसकी पोजीशन क्या है, जब टाइम 4 सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट कहां पर है 3 मीटर पर है, यानी यहां पर है। जब कितना टाइम हो गया 5 सेकेंड हो गया तब ऑब्जेक्ट कहां पर हो गया, यहां पर हो गया। सभी पॉइंट को हमने मिला दिया, यहां से चला ये से ये और इसके बाद हम थोड़ा ग्राफ में हमारी ये कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ये इसको थोड़ा सही कर लेते अपन पॉइंट को। ये ठीक है, तो जब टाइम कितना था 4 सेकेंड था तब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, यहाँ पर था। जब टाइम कितना था 3 सेकेंड था तब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, 2 मीटर पर था। और जब टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड हो गया तब ऑब्जेक्ट कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। तो ये एक पैटर्न मिला हमको, एक पिक्चर मिला, और उस पिक्चर से हम क्या बता सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन बता सकते हैं। यहाँ पर जो दो क्वांटिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसको हमने एक पिक्चर में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। और इसी पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्राफ बोलते हैं। अब इस पिक्चर को समझना है हमको, कैसे समझेंगे हम, कि टाइम जब 0 था तब ऑब्जेक्ट कहां पर था, 0, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना था, 0 था। ठीक है, हमने एक टेबल बना दी, ये हो गया टाइम और ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। यानी जब टाइम कितना था 0 था, हमने टाइम वॉच स्टॉप वॉच हमने ऑन की, जब टाइम कितना था 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था। जब टाइम कितना हो गया, तो टाइम हो गया 1 से कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया, तब टाइम कितना हो गया, जब 0 था तो कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी कितना था, 0 था। जब टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। ठीक है, जब टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया, तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना था, 1 मीटर ही था, क्योंकि हमने देखा कि टाइम 2 सेकेंड हो गया, ऑब्जेक्ट यहीं पर खड़ा है, यहां से चलना इसने स्टार्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो जब टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 है। जब टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड हो गया तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है। और जब टाइम हमने देखा कितना हो गया 4 सेकेंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 है। और जब टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड हो गया तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 5। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या बनाई, एक पैटर्न बनाया, और हमने देखा कि जब टाइम 0 से 1 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया। पर जब टाइम 1 से 2 हुआ तब वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 0 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्यों 0 किया, क्योंकि ये यहां पर रुक गया, चाय पानी करने नाश्ता करने के लिए यहां पर रुक गया। जब टाइम 2 से फिर 3 हुआ उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर
कवर कर दिया तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 मीटर और कवर लिया, यानी टोटल कितना कर दिया, 3 सेकंड में उसने कितना कवर किया, 2 मीटर कवर किया। 4 सेकंड में कितना किया, 3 मीटर किया। और जब 5 सेकंड हो गए तब उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर दिया, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया। तो जब ये दो क्वांटिटी आपस में चेंज हो रही है तो उसको हमने एक पिक्चर में रिप्रेजेंट किया और इसी पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। इसी पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो अब हमको देखना है स्लोप ऑफ ए ग्राफ क्या होता है, कि स्लोप ऑफ ए ग्राफ क्या होता है। तो इस ग्राफ में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जब टाइम 0 से कितना है, 2 सेकेंड है, तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। एक बार जब 0 से 1 हुआ, कितना हुआ, 0 से 1 हुआ, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, पहले जब टाइम 0 था तब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, और जैसे धीरे 0 से 1 हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। पर इसके बाद जब 1 से 2 हुआ तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, क्योंकि ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट कौन सा शो कर रहा है, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में कितना चला, तो जब टाइम 1 से 2 हुआ तो वाई में कितना चला, तो वाई में कितना चला, 0 चला। तो ये क्या है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये टाइम को इंडिकेट करता है कि टाइम कितना हुआ, 1 से 2 हुआ, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो जब टाइम 1 से 2 हुआ तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ऊपर की तरफ है क्या, नहीं है, इसका मतलब कितना है, 0 है, ठीक है। पर जब टाइम 2 से 3 हुआ तब ये x में कितना टाइम कितना हुआ, 2 से 3 हुआ, टाइम कितना हुआ, 2 से 3 हुआ, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1, कितना हुआ, 1 मीटर। यानी टोटल 0 से 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो ये वाली जो चीज है, इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ। और स्लोप ऑफ ए ग्राफ क्या होता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे, क्योंकि अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो स्लोप ऑफ ए ग्राफ को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें हमने सिलिया और फ्लैजिला स्टार्ट किया था, और सिलिया और फ्लैजिला के बारे में मैंने आपको पहले उसके डिफ्रेंशिएशन के बारे में बता दिया था कि उसके अंदर डिफरेंस क्या है, मेनली जो डिफरेंस होते हैं। यानी हमने स्टार्ट किया था सिलिया एंड फ्लैजिला, सिलिया एंड फ्लैजिला, और उससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिए थे कि सिलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, जैसे लॉन्ग होता है कि वाइडर होता है या फिर न्यूमेरस होते हैं, इनके नंबर कितने होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, विड्थ क्या होती है, सब कुछ हमने देख लिया था, डिफरेंस देख लिए थे। इसके बाद मैंने बात की थी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर की। उसमें भी मैंने बेसिक्स पॉइंट जो थे वो उसके बारे में डिस्कस कर ली थी, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बाकी था, जो मैन होता है आपके उससे रिलेटेड, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिलिया एंड फ्लैजिला, और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि सिलिया और फ्लैजिला के अगर डिफरेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, क्योंकि फ्लैजिला जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो फ्यू इन नंबर लिखा था हमने, यानी 1 होगा या 2 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपके जो सिलिया होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरस होते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट होते हैं। जबकि आपके फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है, 1 या 2 होते हैं। तो उनके बारे में हमने देखा था, डिफरेंस तो उसके अंदर बहुत सारे थे, लेकिन हमने बात की थी कि सिलिया और फ्लैजिला जो होता है उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आपको ध्यान रखना है, सिलिया हो या फ्लैजिला, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, इनमें कोई डिफरेंस होता नहीं है। अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पूछे फ्लैजिला का, अगर आपने सिलिया का पढ़ रखा है तो आप सिलिया का फ्लैजिला के अंदर लिख सकते हो, या फ्लैजिला का सिलिया के अंदर लिख सकते हो, या सिलिया का फ्लैजिला के अंदर लिख सकते हो, इसके अंदर कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना कि इन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। और इसमें भी आपको सबसे मेन जो ध्यान रखना है, जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम MCQ कहते हैं, मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आते हैं, वैसे वैसे जो 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं आपके, उसके अंदर हमेशा ये जो डीपली कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सिलिया और फ्लैजिला भी इंक्लूड हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनका अरेंजमेंट क्या होता है, मेनली वही पूछा होता है कि सिलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट क्या होता है। तो जो सिलिया और फ्लैजिला होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो सिलिया और फ्लैजिला किससे मिलकर बने होते हैं, तो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स,
ट्यूब्यूल्स। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है वगैरह इनके बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बने हुए रहते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, यानी सिलिया और फ्लैजिला किससे मिलके बना होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो इनका अरेंजमेंट जो होता है यानी अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सिलिया एंड फ्लैजिला। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है 9+2। अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है 9+2, इसके बारे में हमने देख लिया था। 9+2 होता क्या है, तो 9 जो होगा यानी जो 9 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे या फिर जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या होंगे, पेरिफेरल होंगे, पेरिफेरल। और पेरिफेरल का मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ अरेंज होंगे। और 2 जो होते हैं वो सेंटर की तरफ अरेंज होते हैं, यानी ये सेंट्रल होंगे, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल होंगे। और ये जो आपके 9 जो होंगे वो पेरिफेरल होंगे। और जो पेरिफेरल होते हैं 9 वो कैसे होते हैं, डबलेट होते हैं। डबलेट का मतलब 2 होते हैं एक साथ। और डबलेट का अरेंजमेंट कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे एक की बात करें तो ये तो हो जाएगा आपका एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल की बात कर रहे हैं हम। और इसके अंदर भी एक, और इसके अंदर जितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर यानी ये ए हो गया और इसके अंदर कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे, 30। ये क्या है आपका एक माइक्रोट्यूब्यूल है। और इससे एक हाफ सर्कल में अरेंज होता है, मतलब हाफ जो रीजन अरेंज होता है वो होता है आपका बी, जो इससे अटैच होता है कुछ इस तरह से। तो हो जाएगा आपका बी वाला। और इसके अंदर कितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं, 10। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें 2 आर्म लगी होती है, लास्ट जो हमने डिस्कस की थी वो यही थी। तो जो आउटर आर्म होती है वो कैसी होती है, हुक लाइक होती है। और इनर आर्म जो होती है वो सिंपल होती है, ये हुक लाइक नहीं होती है। तो ये हो जाएगी इनर आर्म, ये आउटर आर्म। और इसके अंदर कितने होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं और इसके अंदर 10 होते हैं। और ये कैसे अरेंज होते हैं मैंने आपको बताया था, 1 2 3 करके हमने इसको ड्रॉ किया था। ये पहले हमने बात कर ली थी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये किससे बने होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या होता है कि जो आपके प्रोटोफिलामेंट्स वगैरह जो है, मतलब जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, तो जो पेरिफेरल है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है और आपका जो दूसरा होता है वो डेंस मटेरियल से बना हुआ रहता है। मतलब कौन सा प्रोटीन होता है वो भी आपको ध्यान रखना था। आज जो हम बात करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, आपको ध्यान रखना। और ये किससे मिलके बना होते हैं वो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया, लेकिन मैंने एक बार आपको रिवाइज करके भी बता दिया। कंप्लीट तो आपको देखना हो तो पहले वाले वीडियो में आपने इसके बारे में पढ़ लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली हमने कहा था कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक शीथ यानी आउटर कवरिंग, और दूसरा जो पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम। तो मतलब ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ जो आउटर कवरिंग होती है। और सेकंड जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा एक्सोनिम, एक्सोनिम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक्सोनिम को क्या कहते हैं वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है, जिसको एक्सियल फिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है। और जो एक्सियल फिलामेंट होता है वही होता है आपका 9+2 पूरा 9+, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक क्या है उसके आउटर कवरिंग है। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लीन कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे हम। तो सबसे पहले आपके आउटर रीजन में कितने होते हैं, 9 होते हैं। और सेंट्रल रीजन में कितने होते हैं, 2। क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। और ये वर्क क्या करता है, फंक्शन क्या होता है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो जैसे 9+2 होता है तो पेरिफेरल रीजन में कितने 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आउटलाइन ड्रॉ कर देते ताकि आपके इजीली आप इसको समझ सको। तो ये हो जाएगी उसकी आउटलाइन जहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे। इसकी एक सर्कुलर आउटलाइन बना देते हैं हम। ये होगी सर्कुलर आउटलाइन। और 9 होते हैं पेरिफेरल रीजन में, हम 9 डॉट्स बना देते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और बाकी आउटलाइन आप इसको इरेज कर सकते हो ताकि आप इजीली इसको ड्रॉ कर सको। जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था वैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ए एन बी। ये डबलेट की फॉर्म में होता है तो हम पेरिफेरल वाला बना रहे हैं तो पहले हम पेरिफेरल रीजन को ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये हो जाएगा सर्कल आपका और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये ए, और इसका आउटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे, जैसे ये हो जाएगा आपका ए और इसका आउटर क्या हो जाएगा आपका बी वाला रीजन हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए
और इसका आउटर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा आपका ए, बायो में इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है इसका मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर आता है इसका मतलब आप वो इजीली याद कर सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 1 2 3 4, फिर हो जाएगा आपका ये 5, थोड़ा इसको फास्ट बनाना पड़ेगा। इसके बाद हो जाएगा ये 6, वन 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके ए एंड बी। इसको हम यहाँ पे एक बार डिनोट भी कर देते ताकि आपको याद रहे। ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी। इसमें सारे जो 9 है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये क्या है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये कौन से पेरिफेरल जोन में, कौन से है पेरिफेरल जोन में। और जो आपकी आउटलाइन है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से इरेज कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए ये कैसे अरेंज होते हैं। आउटलाइन तो क्या थी, आपके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने इसको ड्रॉ किया था, तो इस आउटलाइन को हम क्या कर देंगे, यहाँ से इरेज कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 कैसे है और ए बी का अरेंजमेंट कैसे होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके सेंट्रल जोन में हमने कहा था यहाँ पे कितने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और वो दोनों कैसे होते हैं, सेम साइज के होते हैं, यानी 250 डायमीटर इनका होता है, यानी 250 एंगस्ट्रॉम इनका क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये सेंट्रल में आ जाएंगे आपके 1 और दूसरा इसके यहाँ पे होगा। और ये दोनों आपस में एक ब्रिज यानी जिसको हम क्या कहते हैं क्रॉस ब्रिज से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रॉस ब्रिज, जिससे ये क्या होते हैं अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमने ए बी ड्रॉ किया है इसमें कितने होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और आपका जो बी होता है उसमें 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ये ध्यान रखना, मतलब ये जितने भी 9 बने हुए हैं उन सब के अंदर क्या होगा, आपके ए वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे और बी वाले के अंदर 10 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। और आपका जो सेंटर होता है तो मैंने आपको बताया भी था इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको कहेंगे C1, इसको कहेंगे C2, इसको कहेंगे C1 और इसको कहेंगे C2। और इसके अंदर जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं हमेशा। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कितने होंगे, 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों के अंदर कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर वाले होते हैं दोनों उनके अंदर कितने होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। और आपके जो पेरिफेरल है उसमें जो ए वाला पोर्शन है यानी ए वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके अंदर कितने होंगे, उसके अंदर 13 होंगे और बी वाले के अंदर 10 होंगे। तो ये तो हो गया आपका किसका, सिलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन ये कंप्लीट होना बाकी है। यहाँ पे ध्यान रखना है जो आपके C1 और C2 है, तो मैंने आपको कहा था इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो आपका जो C1 है इसको C1 क्यों कहेंगे और पता कैसे चलेगा कि ये हमारा C1 वाला माइक्रोट्यूब्यूल है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका सेंटर में C1 है उससे क्या होता है, प्रोजेक्शन अराइज होते हैं। तो जिससे प्रोजेक्शन अराइज हो रहे हैं वो हमेशा C1 होगा और C2 में कोई प्रोजेक्शन अराइज होता नहीं है। और आपको ध्यान रखना है इनके आउटर भी एक कवरिंग होती है, यानी एक क्या होती है, सेंट्रल शीथ होती है। क्या होती है, सेंट्रल शीथ होती है। इसकी नेमिंग भी करेंगे हम। तो आपका जो ए वाला पोर्शन है यानी ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। इन सब के अंदर प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, वो फिल करने हैं, लेकिन हम यहाँ पे कर नहीं रहे क्योंकि टाइम की कमी होती है। ए बी ए एंड बी, ये क्या है, ए बी डबलेट है, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इनके बारे में मैंने आपको अलग से बता दिया। अब आपको ध्यान रखना है ए वाला जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, बी, विद द हेल्प ऑफ ए बी लिंकर। इसको हम क्या कहते हैं, ए बी लिंकर कहते हैं। यानी जो आपका ए वाला पोर्शन है मतलब ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल है वो किससे अटैच होगा, बी वाले माइक्रोट्यूब्यूल से। फिर बाद में यहाँ पे भी ए वाला किससे अटैच होगा, आपके बी वाले से। फिर ए वाला जो है यहाँ से बी वाले से अटैच होगा, यहाँ पे भी ए वाला बी से अटैच होगा, आपको ये ध्यान रखना है। फिर ये बी, ये ए वाला फिर से बी और ये ए वाला किससे अटैच होगा, आपके बी वाले पोर्शन से अटैच होगा और ये ए वाला हो जाएगा बी वाले से अटैच और ये
बी वाले से। ये हो गया आपका ए बी लिंकर। इसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे मैं डिनोट भी कर देता हूँ, इसको कहेंगे ए बी लिंकर, जो क्या करता है ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी जो प्रीवियस वाला ए है उसको नेक्स्ट वाले बी से क्या करता है, अटैच करने का काम करता है। इसको कहते हैं हम ए बी लिंकर। और जो ए बी लिंकर होता है वो किससे बना होता है, तो ये नेक्सिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रोटीन से बना होता है, तो ये नेक्सिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे थे आउटर कवरिंग है, तो इसको हम कहेंगे सेंट्रल शीथ। इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल शीथ, इसको कहेंगे हम सेंट्रल शीथ। इसके बाद ये जो हो जाएंगे C1 एंड C2, ये तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सेंट्रल डबलेट है ये आपके C1 एंड C2। डबलेट नहीं कहेंगे इसको, लेकिन आपको ध्यान रखना है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से आपके ये, और ये क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस ब्रिज हो जाएगा, जो इसको क्या करता है, अटैच रखता है। तो ये हो जाएंगे आपके क्रॉस ब्रिज। इसके बाद ये दोनों क्या है, तो ये है ए बी डबलेट, इसको क्या कहेंगे हम, ए बी डबलेट, क्या कहेंगे, ए बी डबलेट। और ये हो जाएगा आपका ए बी लिंकर। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों आपस में अटैच होते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जो आपका ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स है उससे एक प्रोसेस अराइज होती है, और वो क्या होती है, एक शीथ से कनेक्ट होती है। मतलब यहाँ से एक फाइब्रस लिंक होता है यहाँ पे, जो डेंस मटेरियल से बना हुआ रहता है। यानी कितने होंगे, टोटल 9 होंगे। सब वाले जो ए बने हुए उनके जस्ट नीचे ही बना हुआ रहेगा ये। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे टोटल कितने होंगे, ये 9 होंगे, और ये सबके नीचे बने हुए रहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। और ये किससे अटैच होता है, तो ये अटैच होगा विद ए। यहाँ से ए को अटैच कर दो आप, और ये इससे अटैच हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, और ये इससे अटैच रहेगा। इसके बाद ये काम क्या कर, इसको कहते क्या है, तो ये वाले जो होंगे यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, रेडियल स्पॉक। क्या कहेंगे, रेडियल स्पॉक। जो आपके मतलब जो टायर वगैरह होते हैं किसके, बाईसाइकिल के, उसके अंदर जो स्पॉक लगी होती है उसी टाइप इसका अरेंजमेंट होता है इनर। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल स्पॉक। और ये किससे बना होता है, ये डेंस मटेरियल से बना हुआ रहता है, मेड अप ऑफ डेंस मटेरियल। ये किससे बना हुआ रहेगा, डेंस मटेरियल से बना हुआ रहेगा। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कितने प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगी इसकी सेंट्रल शीथ जो इसको कवर प्रोवाइड करती है। और फिर बाद में ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने कहा था कि इसका आउटर क्या होती है, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ होती है। हमने इनर पार्ट बनाया है जिसमें क्या होता है, एक्सोनिम 9+2। तो ये आउटर पार्ट जो होगा वो 9 पेरिफेरल होंगे, और सेंटर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और इसका आउटर क्या होगी, एक कवरिंग होगी। तो इस कवरिंग को भी हम बना देते हैं यहाँ पे। तो यूँ समझ लीजिए इससे अटैच होती हुई क्या होगी, एक कवरिंग होगी जो इसको कंप्लीटली क्या करती है, कवर करने का काम करती है। तो ये हो जाएगी उसकी आउटर कवरिंग, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। तो ये होगी आपके प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। प्रोटेक्शन मतलब इसका आउटर कवरिंग होती है। तो सेंटर में हो जाएंगे आपके 2, जिसमें क्रॉस ब्रिज होगा, और आपके C1 और C2 होंगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट्स यानी क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है। और ये जैसे पे ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, और जो आपके 9 डबलेट्स है वो किससे बने हुए, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए। तो आपको ये ध्यान रखना है किस किस प्रोटीन से बने हुए। जैसे सेंट्रल शीथ की बात करें तो उसमें मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेंस मटेरियल से ही बनी हुई रहती है। और हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे ए और बी है तो उसमें हमने क्या कहा था, एक आउटर की तरफ क्या होगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इनर जो होगा वो क्या होगा, नॉन हुक लाइक होगा, मतलब उसमें कोई हुक होता नहीं है। तो ये आउटर और इनर क्या हो जाएंगे, आर्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आउटर आर्म। ये पूरा मैंने पहले बना के रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट में बना नहीं रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये इनर आर्म। और ये दोनों किससे बना होते हैं, तो ये डेंस मटेरियल से बने होते हैं, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बने हुए रहते हैं। ये हो जाएगा आपका सीलिया एंड फ्लैजिला का कंप्लीट स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करें जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मतलब जो सीलिया होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, वो हमने देखा था। फ्लैजिला नहीं, सीलिया की बात कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से, एक तो काइनोसीलिया, एक होता है आपका काइनोसीलिया, और दूसरा होता है आपका स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया ये पहले आपने पढ़ लिया था। आपको ध्यान रखना है जो काइनोसीलिया होता है उसका अरेंजमेंट होता है 9+2, सेम है जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन जो आपके स्टीरियोसीलिया होते हैं वो क्या होते हैं, 9+0। अब 9+0 का मतलब क्या होगा, जो इसके सेंटर रीजन में C1 एंड C2 हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्रॉ किए वो C1 एंड C2 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे होते
नहीं है। किसके अंदर? स्टीरियोसिलिया के अंदर, जबकि ये सिलिया का ही पार्ट है। इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, सेम होना चाहिए 9+2 वाला अरेंजमेंट, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टीरियोसिलिया जो होते हैं उसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है और काइनोसिलिया के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज किया तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पे ये जो फिलामेंट यहाँ पे अराइज हो रहे हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, जैसे इनको मूवमेंट करनी होती है सिलिया को, तो वो क्या होते हैं, इस सेंटर शीट से अटैच हो जाते हैं। और ये जो बीच में बना हुआ है ये आपके जो साइकिल होती है उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, जैसे वो एक आपने देखा होगा जो रोटेट करवाने के लिए हेल्प करता है, उसी तरह ये काम करता है। ये रोटेट करता है, इससे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ में रोटेट करेगा। इसलिए जो काइनोसिलिया होती है वो क्या करती है, रोटेट करती है, यानी मूवमेंट करती है, जबकि स्टीरियोसिलिया क्या होते हैं आपके, स्टैटिक होती है। इसके बारे में हमने देखा था कि स्टीरियोसिलिया क्या होती है, सेंसरी होती है, लेकिन क्या होती है, स्टैटिक होती है। स्टैटिक होने का रीजन क्या होता है कि उसमें सेंट्रल में कोई भी मतलब उसके अंदर जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करती नहीं है। तो यहाँ पे हो गया आपका सिलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा बेसल ग्रेन्यूल्स और सेंट्रोल के बारे में, जो भी वो उनका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप होता है, लेकिन उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट अलग होता है और उनका फंक्शन भी अलग होता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ये जो हम नया जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ अवर लेसन नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड बेसिक जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमको समझ आता है, इसका हिंदी मीनिंग रहेगा संयुग्मी संख्या एवं द्विघात समीकरण। संख्या एवं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा ax² + bx + c, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रही बात संयुग्मी संख्या। संयुग्मी संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से हम क्या समझते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाने से पहले कुछ जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है, कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, दिस इज 4, -2 का स्क्वायर वो भी 4 होता है। चाहे हम +2 लेते हैं चाहे हम -2 लेते हैं, दोनों ही सिचुएशन में जो हमारा आंसर आता है वो प्लस का 4 ही आता है। पर क्या कभी कोई ऐसा सिनेरियो रहता है कि उस नंबर का स्क्वायर करने पर हमको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है? इज़ इट पॉसिबल? हम कहते हैं स्क्वायर है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है चाहे वो नेगेटिव नंबर है, उसका जो एट द एंड रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आता है। लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव नंबर मिले? मान लेते हैं हम यहाँ कहते हैं 2 का स्क्वायर इज़ 4, इसका मतलब क्या, √4 इज़ प्लस का 2, √4 इज़ माइनस का 2। तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं +-2, इसी तरीके से लिखते हैं ना। तो ये जो इक्वल टू में आंसर बन रहा है, अगर ये नेगेटिव आता है, इन केस किसी भी चीज़ का स्क्वायर करने पर हमारे पास आ रहा है -4, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? इस तरीके से जो अभी तक हमने देखा उसमें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीके से पॉसिबल है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ √-4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि अंडर का मतलब होता है होल पावर 1/2, या फिर ये कहते हैं हम कि जब भी होल, अंडर और होल स्क्वायर एक साथ आते हैं तो एट द एंड आपका जो आंसर होता है वो होता है अंडर के अंदर जो नंबर बैठा है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि √2 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज 2, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली 2 बचेगा। वैसे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ओनली -4 आंसर आएगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस। ये तो मैंने मान लिया कि ठीक है जी, यहाँ पर इसका आंसर ये आ गया। लेकिन अगर इसका रिवर्स पॉसिबिलिटी करते हैं, यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे ही मैंने हटाया, यहाँ पर लिखा √-4, तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो वी कैंट राइट दिस थिंग -2 या फिर +2। तो अंडर के अंदर जब भी माइनस बनेगा तो उसके अंदर एक अलग सिचुएशन आती है। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है
किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है, मान लेते कोई भी रैंडम सा नंबर है उसका जो आपका स्क्वायर बन रहा है दैट इज़ -1, तो उस कंडीशन में वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसका रिवर्स ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा ये, तो √(-4), तो इसका जो आंसर होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी क्या होता है, ये सारा पढ़ा है हमने, √4, √8, √7, पर कभी भी नेगेटिव जो टर्म होती है उसका अंडर हमने कभी नहीं निकाला। पॉजिटिव का तो वी कैन डायरेक्टली से कि 2 का स्क्वायर करने पर हमारे पास 4 आता है, तो इसीलिए इसका स्क्वायर रूट है 4 कहाँ से आया है, ये 2 से आया है। 8 कहाँ से आया है, 2√2 से आया है। लेकिन ये -1 का रूट क्या है, किस नंबर का मैं स्क्वायर करूँ कि मेरे पास -1 आए, तो इसका एक हमारे पास परफेक्ट आंसर नहीं होता है। ये रियल जो नंबर्स हम बात करते हैं उसमें काउंट नहीं होता, ये इमेजिनरी रहता है। तो √(-1) इज़ योर इमेजिनरी नंबर। जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिखता है आपको, दैट इज़ योर इमेजिनरी नंबर। बस इतना सा चीज़ ध्यान रखना है, √(-1), चाहे आपके सामने लिखा है √(-6), तो आगे यहाँ पर -6 का अंडर रूट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव का क्या, तो इसको पढ़ेंगे √(-1), √(-1) इंटू √6। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम लिखते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। आई होता है ना इंग्लिश का स्मॉल लेटर का, कुछ उस तरीके से इसको पढ़ते हैं आयोटा, आयोटा। ओके, अब इसको एक और चीज़ से समझा जा सकता है। जब हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। इसके लिए हमको वैल्यू फाइंड करना है x का। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका श्रीधराचार्य फार्मूला, वो कहता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स देख करके रख लेते हैं, लेकिन बात आती है यहाँ पर जो चीज़ अंडर रूट में है, तो इसके अंदर का जो आंसर बन रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात से इस पूरे अंडर रूट पर, पूरा जो ये रूट का आंसर आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्यों, देखो यहाँ पर लिखा है √(b² - 4ac। राइट नाउ वी डोंट नो कि अंदर की तरफ ये जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इन केस अगर b² - 4ac पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका रियल नंबर। और इन केस अगर b² - 4ac आपका नेगेटिव नंबर हुआ, लेस देन 0 हुआ, यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू आई, मान लेते √(-8), तो उस कंडीशन में जैसे ही आपको रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिखे, दैट मीन्स दैट नंबर इज इमेजिनरी नंबर। ओके, तो जब ये लेस देन 0 होगा तो उस कंडीशन में आपका जो x = होगा दैट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन। कोई भी एक नंबर है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी दोनों से मिलकर के बना है। मतलब उसके अंदर अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि √(-1) इक्वल होता है आयोटा के, तो मे बी पॉसिबल कि आपके पास सिंगल आयोटा ना आए आंसर। क्यों, क्योंकि बाकी के नंबर्स भी तो है, ज़रूरी थोड़ा ना यहाँ पे आयोटा है, यहाँ तो आयोटा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, सिंपल से नंबर है -b/2 है, तो रियल पार्ट्स आ गया। तो उस कंडीशन में x जो आपका होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है रियल नंबर या फिर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी नंबर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके अंदर सिंपल नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 2 + आयोटा, तो that means 2 is a real number, iota is a imaginary number. We can't solve the value of √(-1). क्यों, क्योंकि देखो 4 का तो अपन बता लेते हैं कि 4 का अंडर रूट है 2। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाता है।
अब रूट ऑफ -1 कैसे बताएंगे कि -1 किसका स्क्वायर करने से आ रहा है। तो अगर मान लेते हैं, अपन ऐसा लिख भी देते हैं कि रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करने पर हमारे पास -1 आता है, लेकिन रूट ऑफ -1 कहाँ से आता है? तो वी कांट सॉल्व दिस थिंग। सिंपल सा ये होता तो 1 लिख लिया, लेकिन -1 जैसे ही आता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर वी कांट गेट द नेगेटिव नंबर, तो उस कंडीशन में ये जो पूरा नंबर होगा वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं और इमेजिनरी नंबर कहेंगे इसको, जिसको आप शो करते हैं आयोटा से। तो जिस भी नंबर में आपको आयोटा नज़र आता है दैट इज़ द इमेजिनरी नंबर। और अगर आयोटा के साथ साथ कोई रियल नंबर है लाइक 1 2 3 4 5 6 या फिर कोई भी फ्रैक्शन है, रियल में सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरोज़, p/q फॉर्मेशन, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब बात करते हैं आयोटा की। आयोटा का मतलब सीधा सा है, रूट ऑफ -1 इज़ योर आयोटा। अब बात कर लेते हैं कि सिंपल आयोटा लिखा है कहीं पर, उसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं। रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा का वैल्यू रूट ऑफ -1, तो आयोटा स्क्वायर शुड बी, इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1। एज वी ऑल नो दैट रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए -1। आपके सामने √2 इंटू √2, तो क्या आएगा 2। उसी तरीके से ये चीज़ भी अप्लाई होती है। कहीं पर लिखा है i³, तो इसको आप लिख सकते हो i² इंटू आई, तो यू नो द वैल्यू ऑफ i² क्या है -1, तो मैंने यहाँ पर रख दी -1 और आयोटा की जगह मैंने आयोटा रख दिया, तो ये क्या हो गया माइनस आयोटा। तो आयोटा³ इज इक्वल टू माइनस आयोटा। नाउ नेक्स्ट वन, आयोटा की पावर 4 लिखा है, मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली जब संयुग्मित संख्या की बात की जाती है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वास्तविक संख्या और जो आपकी दूसरी रहती है इमेजिनरी नंबर रहता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होता है और रियल पार्ट भी होता है। तो वहाँ पर चीज़ों को डिनोट किया जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिखने का तरीका होता है, इसको z से डिनोट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। a जो है वो आपका रियल पार्ट होता है, यानी कि वास्तविक भाग, और यहाँ पर आयोटा इस बार इसके साथ है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जो पोर्शन है ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, दैट मीन्स योर b इज यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, ये पूरी चीज़ इमेजिनरी पार्ट होगी। ए रियल नंबर, आयोटा बी। अब ये बात होगी, नेक्स्ट इज आयोटा की पावर 4, इसको लिखेंगे आयोटा। तो कहने का मतलब ओनली आयोटा ही डिनोट किया जाता है, वहाँ पर उसकी पावर्स को इस नंबर में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो हम कोशिश करते हैं या तो उसकी जगह कोई नंबर हो जहाँ आयोटा लिखा है, या फिर उसकी जगह सिंपल आयोटा हो। तो दो ही ऑप्शंस है, जैसे आयोटा को लिखा रूट ऑफ -1, इसको लिखा -1, ये माइनस आयोटा, ये क्या बनेगा आयोटा³ इंटू आयोटा। आयोटा³ का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, रख लिया मैंने यहाँ पर, इंटू आयोटा, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। और सिंप्लीफाई इसको किया जा सकता है, यू नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1। तो माइनस ऑलरेडी है, इसकी जगह -1 रखा, तो यहाँ पर हो गया ये प्लस का 1। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। आपको सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखनी है विच इज़ आयोटा इक्वल टू माइनस रूट ऑफ -1। तो सिंपल आयोटा है, कोई इशू नहीं है, बट अगर हमारे पास उसकी पावर्स है तो जस्ट मेक श्योर कि हम उसको सिंप्लीफाई कर दें, या तो उनकी जगह आयोटा होना चाहिए, या फिर या तो प्लस का 1 या फिर माइनस का 1, इन तीन के अलावा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाला भी एज इट इज़ है, इस तरीके से आप बना सकते हो। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 आया, 1 इंटू आयोटा, दैट इज़ योर आयोटा। इस तरीके से आपके पास आगे सॉल्व होता जाएगा। अब नेक्स्ट जो इसकी बाद का है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जैसे a प्लस आयोटा b का फॉर्मेशन, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।